नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने राजा, नगर व किसान नाम के अध्याय की शुरुआत की थी और इसमें हमने कई सारी बातें की थी। उनको एक बार हम वापस याद कर लेते हैं। देखो, हमने बात की थी कि इतिहास 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिनमें से देखो एक का नाम हमने दिया था प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक जिसके लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है। क्या है? जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं। उसके बाद हमने देखा था आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल वह था जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है पर पढ़ नहीं पाए। इसको हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद जो कालखंड था वो इतिहास काल था, या ऐतिहासिक बोल सकते हैं। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले हमें और हमने उनको पढ़ भी लिया है। साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ भी लिया गया। तो इस कालखंड की बात करें तो जो हमारा पाठ है राजा, नगर व किसान, ये बात करता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। यानी कि ये पूरे 1200 साल की बात करता है और उस 1200 साल में हुए सभी परिवर्तनों को देखता है और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, समय में परिवर्तन होता है। सिंधु घाटी जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। उसके बाद एक सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता। उसका वो एक क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। उसका भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है उसमें। और परिवर्तन होकर क्या होता है, पहले महानगर जो है ना, महाजनपद। ये महाजनपद हमें कब दिखाई देने लगते हैं, 600 ईसा पूर्व से हमें क्या करने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। जब हम अगर इन महाजनपदों के साक्ष्य की बात करें तो महाजनपदों में हमें साक्ष्य की बात करें तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध व जैन ग्रंथ, इन ग्रंथों में हमें इन महाजनपदों के नाम मिलते हैं। इन ग्रंथों में जिन महाजनपदों के नाम मिलते हैं उनमें नामों में क्या भिन्नता है। लेकिन जैसे मगध हो गया, मगध, वत्स, वज्जी, मत्स्य, कौशल, ये कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनके नाम बौद्ध ग्रंथों व जैन ग्रंथों में क्या मिलती है, समानताएं हमें देखने को मिलती है। तो ये जो महाजनपद है वो शायद उस समय के महत्वपूर्ण जो थे आपके महाजनपद, उनमें रहे होंगे। देखो, महाजनपद का मतलब क्या होता है ये समझो। जनपद, ये शब्द मिलकर बना है महा प्लस जनपद से। अब जनपद का मतलब होता है, जन का मतलब होता है व्यक्ति, और पद का मतलब जहाँ पर रहते हैं या जिस स्थान पर व्यक्ति रहते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, जनपद। वर्तमान समय में आपने देखा होगा, देखो कैसा यह है जो अपनी संरचना है, वो संरचना कैसी है। हम बात करते हैं, देखो देश, उस देश के अंदर क्या है, राज्य, और उन राज्यों के बाद में क्या है, जिले के बाद में क्या है, ब्लॉक के बाद तहसील के बाद क्या है, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के बाद क्या है, ग्राम। तो ये हमारी वर्तमान देश की क्या है, संरचना है। क्या, सबसे पहले देश के बाद राज्य के बाद जिले के अंदर ब्लॉक के अंदर तहसील के अंदर ग्राम पंचायत में क्या है, ग्राम। लेकिन उस समय की जब बात करते हैं महान जनपदों की, तो महान जनपदों में क्या था, देश है उसकी जगह क्या आपका था, महाजनपद, और जो राज्य है उसकी जगह क्या था, जनपद।
तो महाजनपद का मतलब ऐसे राज्य जो एक देश की भांति विकसित थे, उनकी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो हमें देखो, सबसे पहला सवाल क्या बनता है आप लोगों के सामने? पहला सवाल ये बनता है कि जो जनपद है उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? क्या? महाजनपदों की जानकारी, महाजनपदों की जानकारी। तो महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है बौद्ध व जैन ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से। तो पहला सवाल क्या बना? महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध व जैन ग्रंथों से। अगर नाम भी पूछे तो कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी दे रखी है, 16 महाजनपदों की जानकारी। देखो, आप लोग जब एक मैप देखते हो, जो उस समय का उपमहाद्वीप था, उपमहाद्वीप का मतलब जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन देशों के समूह को उस समय भी क्या कहते हैं? हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो उस उपमहाद्वीप के अंदर जैसे ये संरचना कुछ ऐसी थी उस समय की, जो भारत था उसकी संरचना कुछ इस प्रकार थी। तो उस समय का जो भारत था, उस भारत में क्या था? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। तो यहाँ पर देखो आपकी क्या, बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी के पास यहाँ पर एक शहर था, या एक देश मान लो, एक महाजनपद मान लो, जिसको हमने क्या नाम दिया? मगध। मगध, मगध है ना? क्या नाम दिया? मगध। और यहीं पे उसके आसपास कई सारे क्या थे? महाजनपद थे। इन महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध व जैन ग्रंथों से। अगर मुख्य बात करें तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से, जिसमें 16 महाजनपदों की हमें क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम जैन व बौद्ध ग्रंथों की, तो बात कर ली। उसके बाद अगर बात करें कि कहीं और इनकी जानकारी प्राप्त होती है क्या अभिलेखों की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और साक्ष्यों को पढ़ना पड़ेगा। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, अभिलेखों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अभिलेखों। तो अभिलेख क्या है? एक कठोर सतह होती है जिस पर कुछ जानकारी लिख दी जाती है। क्या होती है? कठोर सतह पर कुछ जानकारी जब हम लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जानकारी लिख देते हैं। जानकारी, कुछ जानकारी। जब हम किसी कठोर सतह पर कुछ जानकारी लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभिलेख। अभिलेखों के एक प्रकारों की बात करें तो देखो, एक तो होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। शिलालेख, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। और पत्थर पर अगर कोई सपाट करके उस पर जानकारी लिख दे तो वो क्या बन जाता है? शिलालेख। क्या बन जाता है? शिलालेख। ठीक है। और अगर किसी ताम्रपत्र, ताम्रपत्र का मतलब क्या हुआ? अगर तांबे का कोई पतली परत बनाकर उस पर अगर कोई जानकारी लिख दे तो वो क्या बन जाता है? ताम्रपत्र। वैसे ही एक होता है गुहालेख। गुहा का मतलब क्या होता है? गुफा। अगर गुफाओं की अगर दीवारों को सपाट करके उस पर कोई जानकारी लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? गुहालेख। तो ऐसे अभिलेखों की अगर देखें तो भारत में प्राचीन काल में कई सारे अभिलेख मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? प्राचीन काल में अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख। तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय उन्होंने भारत के जो इतिहास था उसको पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया? इन अभिलेखों का पढ़ने का प्रयास किया। तो इन जो पढ़ने का जो प्रयास था उनमें सबसे पहले जो सफल व्यक्ति रहा था वो था 1830 का दशक। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह है। तो जो 1830 का दशक था, उस दशक में एक अंग्रेज अधिकारी होता है, अंग्रेज अधिकारी। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। वो क्या करता है? जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले जो अभिलेख है, किस भाषा में? ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपि में लिखे अभिलेखों को पढ़ता है। देखो कौन है? देखो, एक प्राचीन लेखों को पढ़ने का प्रयास कब करता है? 1830 के दशक में एक अंग्रेज अधिकारी करता है जिसका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। वो क्या करता है? ब्राह्मणी व खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेखों को पढ़ता है और उनका अर्थ लगाने का प्रयास करता है। जब वो उनको पढ़ता है तो एक मुख्य नाम मिलता है उसे, मुख्य नाम।
और वो मुख्य नाम क्या था? पियदसी। पियदसी। पियदसी का अगर अर्थ निकाले तो उसका मतलब होता है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब मनोहर मुख वाला। मनोहर मुख वाला। मनोहर मुख वाले का मतलब क्या हुआ? मनोहर यानी कि मन को हर लेने वाला मुख, यानी कि एक ऐसा मुख जिसको देखने के बाद आपका मन है उसी पर मोहित हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मनोहर मुख वाला राजा, मनोहर मुख वाला। तो जब जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ता है जो ब्राह्मणी व खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए थे, उनमें एक नाम पाता है पियदसी। पियदसी का मतलब होता है मनोहर मुख वाला। और जिस राजा ने इसको लगवाया था उसको अपने नाम क्या लिखा था? पियदसी, यानी कि मनोहर मुख वाला राजा। तो ये प्रियदसी कौन था? तो इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? अन्य ग्रंथों का सहारा लेते हैं। और अन्य ग्रंथों का जब सहारा हम लेते हैं तो हम पाते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उन बौद्ध ग्रंथों में भी क्या मिलता है? एक महान शासक की जानकारी हमें क्या प्राप्त होती है? प्राप्त होती है, जिसमें उसकी उपाधि बताते हैं कि जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक, वो अपने नाम के उपाधि क्या लगाते हैं? पियदसी। पियदसी। देखो, तो कहने का सार क्या हुआ? कहने का सार ये हुआ कि सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख थे उनको किसने पढ़ा? तो जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप नाम के अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो जो अभिलेख पढ़ा था उसकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? तो उसकी लिपि थी ब्राह्मणी व खरोष्ठी लिपि में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो उसमें जो अशोक का नाम क्या दिखाई देता है? तो उसमें उसका नाम दिखाई देता है पियदसी, यानी कि मनोहर मुख वाला राजा। तो 4 सवाल समझ में आ गए आपको? क्या सवाल समझ में आए? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो जब पढ़ा, अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मणी व खरोष्ठी लिपि थी। तो अशोक की उसमें क्या उपाधि प्राप्त होती है हमें? तो उसकी जो उपाधि हमें दिखाई देती है वो कौन सी है? पियदसी। पियदसी का मतलब क्या होता है? मनोहर मुख वाला राजा। ठीक है। उसके पहले हमने क्या देखा कि जो क्या था, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक अगर महाजनपदों की बात करें तो कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। अगर मुख्य ग्रंथ की बात करें तो कौन सा था? तो अंगुत्र निकाय से हमें 16 महाजनपदों की क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो किताब में क्या लिखा है उसको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो प्रियदसी, प्रिंसेप व प्रियदसी। तो भारतीय अभिलेख विज्ञान के एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी व खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। इन अभिलेखों में एक पियदसी राजा यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम मिलता है। तो जो मनोहर मुखाकृति वाला राजा था वो कौन था आपका? वो था अशोक या सम्राट अशोक। देखो, कुछ अभिलेख बौद्ध व जैन ग्रंथों में अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक बताया है। अब बात करते हैं अभिलेख की। देखो, अभिलेख, अभिलेख पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं और उनमें लोगों की उपलब्धियों व क्रियाकलाप के विचार लिखे होते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अभिलेखों को बनवाता है उसमें वह अपनी जानकारी व अपने क्रियाकलापों को लिखता है। और अगर अभिलेखों की विशेषताओं की बात करें तो इनमें किसकी जानकारी होती है? तो राजाओं द्वारा अपने क्रियाकलापों व महिलाओं व पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा मिलता है। मतलब अगर आप अभिलेख की बात करें तो अभिलेख क्या है? एक कठोर सतह जिस पर कोई जानकारी उत्कीर्ण कर दे तो वो क्या बन जाता है? अभिलेख। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो क्या विशेषता है? पहली विशेषता, इसमें राजाओं की क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? इसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान की जानकारी प्राप्त होती है। और ये एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं क्योंकि पत्र पर लिखा हुआ है तो आसानी से क्या होगा? मिटेगा नहीं। और तीसरी विशेषता की बात करें तो कई अभिलेखों में इसके निर्माण की तिथि व नाम का भी पता लगता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के जो
राजा थे वो किस प्रकार के क्रियाकलाप करते थे और वो किस प्रकार की संस्कृति का वहन करते थे। अगला देखो, जिनमें तिथि नहीं मिलती उनमें पूरा लिपि व लेखन शैली का प्रयोग करते थे, जो हमने पिछले वीडियो में शायद समझ लिया होगा। अब आज बात करेंगे हम आरंभिक राज्यों की, है ना। तो देखो 16 महाजनपद। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि इसमें आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के प्रयोग व सिक्कों का विकास हुआ। कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईस्वी तक का काल है वो महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। क्या? आरंभिक राज्यों का, क्योंकि वैदिक संस्कृति में हमें कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की जानकारी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, आरंभिक राज्यों का उदय होता है और वही राज्य आगे मुख्य नगरों में भी बदलते हैं और लोहे के प्रयोग का जानकारी हमें प्राप्त होती है। और सिक्कों का विकास भी किस काल में होता है? इसी काल में होता है। इसी काल में बौद्ध व जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हुआ। अगर आपसे पूछ ले, सवाल क्या पूछ सकता है, अगर कोई पूछे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल था, कोई 3 कारण बताओ, तो पहला कारण क्या हो जाएगा, इस काल में क्या हुआ, आरंभिक राज्यों, नगरों व लोहे का प्रयोग व सिक्कों का विकास हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण, इसमें बौद्ध व जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का क्या हुआ, उदय हुआ। और तीसरा कारण हम देखें तो महत्वपूर्ण वो था लोहे के प्रयोग व हथियारों का निर्माण, जो कि इस महत्वपूर्ण काल की क्या थी, विशेषता थी। अगर हम बात करें महाजनपदों की जानकारी की, तो बौद्ध व जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब बातें है ना किताब में लिखी हुई है, वो मैंने समझा तो दी, अब एक बार पढ़कर बता देता हूँ, है ना। हाँ देखो, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण जनपदों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखो मैंने जो मानचित्र दिखाया था उसमें भी इन नामों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और जो मुख्य है वो कौन कौन से हैं, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। देखो अब इन महाजनपदों की विशेषताएं देखें कि एक महाजनपद कब होता है या किस जगह को हम एक महाजनपद की संज्ञा देते हैं। तो देखो महाजनपद के लिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अधिकांश जनपदों का राजा का शासन होता था, यानी कि जनपद है तो उसके शासन के स्वरूप की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई जगह है उस पर किसका शासन है, तो अधिकांश जो जनपद थे उन पर किसका शासन था, राजा का। लेकिन कुछ गण व संघ ऐसे भी थे, गण व संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य ऐसे भी थे जहां लोगों के समूह का शासन था तथा प्रत्येक व्यक्ति क्या था, राजा था, जैसे वज्जी संघ, है ना। तो देखो महाजनपदों की 2 विशेषताएं हमने समझी। पहली विशेषता क्या कि जो महाजनपद थे उन पर अधिकांश राजाओं का शासन था, लेकिन कुछ महाजनपदों में ऐसे भी थे जिन पर क्या था, जनता का शासन था तथा प्रत्येक व्यक्ति क्या था, प्रत्येक व्यक्ति राजा था। उनको हम क्या कहते हैं, गण या संघ कहते हैं। और अगर मुख्य नाम की बात करें तो कौन सा है, वज्जी संघ। चलो अगला देखते हैं, महावीर तथा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। ठीक है, कि देखो महाजनपद है तो उसकी अंदर किसी वंश का शासन होगा और वो वंश अपने शासन को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एक राजधानी का निर्माण करेगा और राजधानी क्या होगी, किले से घिरी हुई होगी। ठीक है, अगली बात करें विशेषता की, तो किलेबंद राजधानी के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं व नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। तो देखो अभी जो हमने पढ़ा उसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो क्या है। देखो हमने बात की 16 महाजनपदों की, किसकी बात की, 16 महाजनपदों की, 16 महाजनपद, जनपद, इन महाजनपदों की विशेषताओं की बात की। तो अगर हम पहली विशेषताओं की बात करें तो क्या थी, अधिकांश महाजनपद पर राजाओं का शासन था, राजाओं का शासन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जहां पर लोगों का शासन था,
कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जिन पर किसका था, लोगों का शासन था, और प्रत्येक व्यक्ति क्या था, राजा था। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको संघ व गण के नाम से जानते हैं, है ना। और इन्हीं गण व संघों से कौन थे, महावीर व बुद्ध, इन्हीं संघों से थे। ठीक है। चौथी विशेषता की बात करें तो क्या थे कि प्रत्येक महाजनपद की क्या थी, एक राजधानी थी, और उस राजधानी को क्या हुआ था, किले से घेरा हुआ था। यानी कि राजधानी की सुरक्षा के लिए वहाँ पर किला बनाया गया था, और प्रत्येक जो महाजनपद था उसकी क्या थी, सेना थी और नौकरशाही थी। नौकरशाही का मतलब क्या हुआ कि जो शासन का स्वरूप है उसके संचालन के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया था वो नौकरशाही के हिस्से थे। तो बात समझ में आई आपको कि 16 महाजनपद थे, उनकी विशेषता क्या है। अधिकांश महाजनपदों में शासन किसका था, राजा का, लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जहाँ पर लोगों का शासन था और प्रत्येक व्यक्ति क्या था, राजा था। उनको हम गण व संघ के नाम से जानते हैं, और महावीर व बुद्ध इन्हीं गण व संघों से थे। और अगर बात करें महाजनपदों की अन्य विशेषताओं की, तो प्रत्येक महाजनपद की क्या हुआ करती थी, एक राजधानी हुआ करती थी जिसे किले द्वारा घेरा जाता था, यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ किला बनाया हुआ होता था। और प्रत्येक महाजनपद की क्या थी, सेना थी, वह नौकरशाही की व्यवस्था थी। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अगला पढ़ते हैं। देखो, धर्मशास्त्र, अगला बिंदु क्या है अपना, धर्मशास्त्र। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें हम धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो देखो, क्या था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण द्वारा संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की गई थी। उन्हीं ग्रंथों को हम किस नाम से जानते हैं, धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। और अगर हम धर्मशास्त्रों में बात करें तो जो मुख्य ग्रंथ अगर हमें इस शताब्दी में दिखाई देता है वो है आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में, इनके कार्यों से संबंधित नियमों की जानकारी दी हुई है। तो चलो हम इन धर्मशास्त्रों की विशेषताओं को भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें यानी कि शासक होगा वो कौन होगा, शासक सहित अन्य लोगों के लिए, यानी अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। यानी कि अगर जो शासक होगा या राजा होगा वो कौन होगा, उसको क्या क्या कार्य करने होंगे, उन सब के नियमों की जानकारी, तथा अन्य व्यक्ति यानी कि राजा के अलावा जो भी व्यक्ति है उनके लिए नियम कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार करना है, उनके नियमों का निर्धारण किस में किया हुआ था, तो धर्मशास्त्रों में। और धर्मशास्त्रों का निर्माण किसने किया था, ब्राह्मणों ने। तो देखो, पहली बात क्या थी, शासकों के लिए नियमों का निर्धारण था, और यह अपेक्षा की जाती थी कि जो राजा होगा वो क्षत्रिय वर्ग से होगा। शासकों का काम व्यापारियों, शिल्पकारियों से कर व भेंट वसूलना था। यानी कि राजा का, देखो समझो, पहली बात क्या है कि राजा कौन होगा, क्षत्रिय धर्म से होगा या क्षत्रिय वर्ग से होगा, और उसका काम क्या है, व्यापारियों व शिल्पकारियों से क्या करना है, कर वसूलना है, और उनसे क्या करना है, भेंट प्राप्त करना है। अगला देखो, और संपत्ति जुटाने का एक वैध तरीका भी वो बताते हैं, और वो तरीका क्या है, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना व धन इकट्ठा करना। ये बात समझ में आ गई ना। देखो, मैं आपको वापस समझाता हूँ कि ये हमने क्यों पढ़ा। हम बात कर रहे थे महाजनपदों की विशेषताओं की। किसकी बात कर रहे थे, महाजनपद की विशेषताओं की। तो उन विशेषताओं में देखो 2 बातें आपको समझ में आएगी। क्या, उनको देखो एक बार समझो। पहली विशेषता हमने देखी कि अधिकांश जो महाजनपद है, अधिकांश महाजनपद है, वहां पर कौन थे, राजा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि राजा कौन बनेगा, है ना, कि राजा कौन बनेगा पहली। दूसरा, राजा का कार्य क्या होगा, ये सवाल खड़ा होता है ना। चलो, ये 2 सवाल यहाँ पर छोड़ दिए हमने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेना है, ठीक है, क्या, सेना और नौकरशाही। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सेना रखनी है तो सेना को कुछ ना कुछ वेतन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पैसे आएंगे कहाँ से, यानी कि आपके पास धन कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो ये दोनों है, तो इन दोनों के सवालों के जवाब हमें चाहिए, और वो जवाब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन धर्मशास्त्रों से। कहाँ से, धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे। ठीक है, किन लोगों ने लिखा? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि ब्राह्मणों ने लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा। चलो, क्या मिलता है इसमें? इनमें मिलती है हमें नियमों की जानकारी, नियमों की जानकारी, नियमों की। तो देखो इसमें क्या मिलते हैं हमें? नियम मिलते हैं। तो नियम क्या है? धर्मशास्त्र जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे, इनमें हमें नियमों की जानकारी मिलती है। नियम किसके? राजा के लिए, कि राजा कौन होगा। तो इसका जवाब वो देते हैं कि राजा क्षत्रिय होगा। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि राजा के कार्य। तो राजा के कार्य क्या है? कर वसूलना, और पहला कार्य तो क्या हो गया? कर वसूलना, और दूसरा कार्य क्या हो गया? भेंट प्राप्त करना। तो 2 सवाल तो मिल गए कि जो महाजनपद है उसमें राजा होगा, तो राजा कौन होगा? तो राजा क्षत्रिय होगा। दूसरा, राजा का कार्य क्या होगा? तो कर वसूलना व भेंट प्राप्त करना। ठीक है, और उसके बाद देखा कि सेना व नौकरशाही के लिए हमें धन चाहिए। तो इसमें यह भी बताया हुआ है कि जो धन प्राप्त करने के वैध तरीके, यानी कि धर्मशास्त्र जिन तरीकों को वेद को मतलब सही या कानूनी मानती है, वो तरीके। तो वो तरीका क्या है कि अन्य राज्य पर क्या करो? आक्रमण करके वहाँ से क्या कर लो? धन प्राप्त कर लो। तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इन धर्मशास्त्रों से हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। तो देखो आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो परिवर्तन आए, वो परिवर्तन कौन कौन से थे। उसके बाद हमने देखा कि अभिलेख कौन कौन से होते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। फिर हमने देखा कि सबसे पहले जो अभिलेखों को पढ़ा था वो किसने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो महाजनपद है, उस महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, महाजनपदों की विशेषता क्या है, और उसके बाद हमने देखा धर्मशास्त्र क्या है और उनमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए क्या करते हैं, हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और ठीक है ना। तो आज के लिए आपके इसलिए जो सवाल है वो देखो, जो कि आपको कमेंट करना है। ठीक है, सवाल क्या है? पहला सवाल, कुल महाजनपद कितने थे? तो कुल महाजनपद कितने थे वह इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो क्या सवाल, आप देखो कमेंट में क्या लिखना है कि कुल महाजनपद कितने थे वह इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सब आप कमेंट में लिखना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय